नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनएमएमएस यानी कि नेशनल मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप। एनएमएमएस एग्जाम्स में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो देखिए, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल कौन सी है, इसमें ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो खरीफ की फसल आपकी मैच कीजिए इसमें। तो खरीफ की फसल कौन सी है, जो कि बारिश में यानी कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। तो धान और मक्का, यानी कि फर्स्ट को आपको ई से मैच करना है। दूसरा है रबी की फसल, जो कि शीत ऋतु में यानी कि सर्दी में बोई जाती है, तो गेहूं और चना और मटर इसका उदाहरण है। रासायनिक उर्वरक कौन होते हैं, जो केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे यूरिया है, सुपर फास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक, यानी कि 3 को आपको बी से मैच करना है। और कार्बनिक खाद यानी कि ऑर्गेनिक जो खाद के अंदर आते हैं, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और प्लांट के अवशेष, तो यानी कि फोर्थ को आपको सी से मैच करना है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ, खरीफ की फसल में गेहूं, चना, मटर। रबी की फसल है, क्या है रबी की फसल, रबी की फसल है आपकी, खरीफ की फसल है सॉरी आपकी धान और मक्का, यानी कि बारिश में बोई जाने वाली। और रबी की फसल है आपकी गेहूं और चना। और रासायनिक उर्वरक कौन है, यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद कौन है, कार्बनिक खाद है आपके पशु अपशिष्ट, गोबर और मल और उनके मूत्र। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यीस्ट का उपयोग निम्न में से के उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं अपन, तो इसका उपयोग अपन एल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो यानी कि यीस्ट का उपयोग शुगर से एल्कोहल बनाने में किया जाता है। निम्न, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और यीस्ट, यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब क्या है, पेनिसिलिन है, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी यानी कि वाहक है, यानी कि मलेरिया का वाहक कौन है। तो देखिए, कौन मलेरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो जो मादा एनोफ्लिज मच्छर है, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो मादा एनोफ्लिज मच्छर, इसकी लार के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो वो मादा एनोफ्लिज मच्छर इसका परजीवी है, वाहक है, वेक्टर है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो ये जो घरेलू जो मक्खी होती है हमारी, वो संचरणीय रोगों की प्रमुख वाहक होती है, यानी कि घरेलू मक्खी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला, ब्रेड तथा इडली क्यों फूल जाते हैं, तो ये यीस्ट जो कोशिका होती है, उनकी वृद्धि के कारण फूल जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए, शुगर का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इसको किण्वन कहते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। तो ये क्वेश्चन हमने सभी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनएमएस एग्जाम्स के लिए और 8th क्लास के आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जीवाणु, तो जीवाणु कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच कीजिए। तो जीवाणु के लिए क्या आएगा, हेजा का कारक, यानी कि जो हेजा जो होता है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यानी कि क को आपको किससे मैच करना है, 5 से, यानी कि जीवाणु जो है हेजा का कारक है। अगला आता है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी गठानों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो यानी कि इसमें ख में फर्स्ट को मैच कर लीजिए। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, यानी कि दही जमाने का काम करता है। यानी कि आपका ग को किससे मैच करना है, सेकंड से, यानी कि दही जमाने का। यीस्ट क्या कार्य करता है, तो यीस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में इसका यूज किया जाता है, यानी कि यीस्ट का उपयोग ब्रेड की बेकिंग में किया जाता है। अगला एक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक कौन है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का किसमें आएगा, प्रोटोजोआ में।
तो मलेरिया का कारक याद रखना आपको प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ है। अगला आता है एक विषाणु, तो वायरस की बात की जाती है। तो एड्स का जो कारक है वो विषाणु है, वायरस है, उसका नाम है HIV। क्या है? HIV, यानी कि ह्यूमन एम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण क्या होता है? एड्स का रोग हो जाता है। एड्स एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, तो इसलिए एड्स जो है एक प्रकार की, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक बार और मैच कर लीजिए। जीवाणु यानी कि हैजा का कारक क्या नाम है उसका? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। राइजोबियम क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग में किया जाता है। प्रोटोजोआ में कौन है? मलेरिया का फैक्टर्स क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। और विषाणु क्या है? एड्स का जो फैक्टर है, कारक है, उसका नाम है HIV, जो कि वायरस है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम बात करते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, तो देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है? यानी कि मेल युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं, यानी कि उनका फ्यूजन होता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो मादा के शरीर के अंदर, तो मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। यानी कि मादा के शरीर में क्या होता है? मादा के शरीर में नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट। दूसरा है ख वाला, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण। तो यानी कि हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हुआ। अगला है एक युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है तो उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें एक ही केंद्रक रहता है। यानी कि जायगोट कब बनेगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होगा, यानी कि निषेचन होगा। तो निषेचन के उपरांत बनने वाली कोशिका क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जायगोट, यानी कि युग्मनज। तो हमने अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी कर लिए हमने। अब देखिए निम्न कथन में ट्रू और फेल्स को बताना आपको। तो देखिए अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो वो किसको देते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। ये फेल्स आएगा, इसमें क्या आएगा? फेल्स। तो इसको आप एप कर लीजिएगा ध्यान से, तो ये फेल्स हो गया। अगला है प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है, तो बिल्कुल शुक्राणु एकल कोशिका, ये ट्रू है। अगला है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, मेंढक मछली में, तो ये भी ट्रू है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती युग्मक, तो वह युग्मक ही है, यानी कि नए जीव का प्रारंभ युग्मनज करती है, युग्मक नहीं। तो यहाँ फेल्स कर दीजिए। युग्मक का फ्यूजन होगा, उसके बाद युग्मनज बनेगा, तब नए जीव का प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे क्या है? फेल्स है। अगला है, तो जो फेल्स है उसके ऊपर एप लिख दिया हमने। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो निषेचन के पश्चात जो है दिया गया जो अंडा है वो एक ही कोशिका है, लेकिन निषेचन के जैसे बाद है, तो निषेचन के बाद जो दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो बिल्कुल एकल कोशिका है। आगे देखिए जैसे अंडा जो है वो एकल कोशिका के अंदर आता है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला अमीबा मुकुलन द्वारा जन्म करता है, ये फेल्स है। अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं करता, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है, तो ये है फेल्स है। अलैंगिक में निषेचन की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ये फेल्स है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें ट्रू आएगा। अगला निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो बिल्कुल युग्मनज ही बनता है, ये भी ट्रू है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, गलत। ये भ्रूण जो है एकल कोशिका का नहीं है, ये अनेक कोशिकाओं से बना होता है, तो यहाँ पे फेल्स आएगा। तो यहाँ पे जहाँ ट्रू है मैंने ट्रू कर दिया, जहाँ फेल्स वहाँ फेल्स कर दिया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होगा। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती है और किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती है। तो यानी कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार चाहिए, यानी कि जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि इसको मैच कर लीजिए या इसको राइट कर लीजिए। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होती है और शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो स्तन
ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाते हैं। जब ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है वो तो उस समय जनन आयु जो है उनका प्रारंभ होता है। अगला, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो देखिए, चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां। तो करेक्ट आंसर है रोटी, दाल और सब्जियां एक किशोर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच क्या करती हैं? गति का विरोध करती है। किसका विरोध करती हैं? घर्षण जो है गति के विपरीत दिशा में लगता है तो गति आएगा यहाँ पे। घर्षण पृष्ठों के किस पर निर्भर करेगा? प्रकृति पर। किस पर? घर्षण जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। किस नेचर का पृष्ठ है? अगर सरफेस स्मूथ है यानी कि चिकना है तो घर्षण कम, और खुरदरा है तो घर्षण ज्यादा। घर्षण से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से उष्मा यानी कि हीट, तो यहाँ पे उष्मा हो जाएगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाएगा? कम, तो यहाँ पे कम कर देना। सर्पी जो घर्षण है यानी कि जो स्लिडिंग जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक घर्षण से क्या होता है? कम जो होता है। कैसा होता है? कम, यानी कि स्टैटिक जो है उसमें पूरी वस्तु कांटेक्ट में होती है, जबकि सर्पी में उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। तो सर्पी जो घर्षण है यानी कि जो स्लिडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? कम होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़िए। 4 बच्चों को लोटनिक, स्टैटिक और सर्पी घर्षणों के बलों को घटते क्रम में बताना है हमें। तो यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनको घटते क्रम में बताना है ना, तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है वो होता है स्टैटिक्स में। उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा अपना सर्पी, उसके बाद आएगा रोलिंग। तो देखिए स्टैटिक, स्लिडिंग और रोलिंग, तो यानी कि ग जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टैटिक यानी कि स्टैटिक, फिर आएगा स्लिडिंग यानी कि सर्पी, और लास्ट में लोटनिक यानी कि रोलिंग। तो देखिए ये हो गया। आलिदा अपने खिलौने को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और कागज पे और तौलिए पे चला रही है। तो यहाँ पे पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण का बढ़ता क्रम, यानी सबसे ज्यादा घर्षण का बढ़ता क्रम बताना है। तो देखिए गीला जो फर्श है उसमें घर्षण कम है, इसके बाद सूखे पे घर्षण और बढ़ गया, समाचार पत्र पे और बढ़ गया, और तौलिए पे सबसे ज्यादा, यानी कि जो ऑप्शन क है हमारा करेक्ट आंसर। इसमें जो घर्षण है बढ़ते क्रम में हमें बताना है, तो यानी कि क हमारा करेक्ट आंसर। घर्षण कैसे बढ़ेगा? तो जब खुरदरी सतह होती जाएगी तो घर्षण बढ़ता जाएगा, चिकनी सतह तो घर्षण सबसे कम होता है। घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि संचारित हो सकती है। तो ध्वनि केवल वायु या गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचारित हो सकती है। ध्वनि कहाँ संचारित नहीं हो सकती? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। तो वैक्यूम यानी कि निर्वात में ध्वनि की गति होती है बिल्कुल शून्य, तो यानी कि निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। तो निर्वात में ध्वनि की जो स्पीड होती है वो 0 होती है, लेकिन ठोस, द्रव और गैस सभी में ध्वनि, और ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की और महिला की। जो छोटी लड़की है जिसकी आवाज सबसे पतली होगी तो उसकी जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होने की संभावना है। तो छोटी लड़की जिसकी आवाज सबसे पतली होगी। तो यहाँ हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके एनएमएस एग्जाम से संबंधित थे और बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी हैं। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। जो हमारी जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने पेश करने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो देखिए यहाँ पे खरीफ की फसल वाला हमारा हो गया, खरीफ की फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल जो कि विंटर टाइम यानी कि सर्दी में बोई जाती है, रासायनिक उर्वरक यूरिया, सुंगल, सुपर फास्फेट इत्यादि हैं। और ऑर्गेनिक खाद में कौन आएंगे? पशु अपशिष्ट यानी कि गोबर, मलमूत्र और पादप के अवशेष यानी कि प्लांट और एनिमल वेस्ट, ये सब क्या है? ये कार्बनिक खाद है। तो थैंक यू। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक
शेयर कर दीजिए। थैंक यू।